रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मुंशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबा में तकरीबन 2 माह से जहानिया के तालीमी इदारों, अहम शख्सियात और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और चैनल सदाए जहानिया पे वो 1-2 दिन के बाद नशर होते हैं, जिसको काफ़ी पजीराई मिल रही है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 40 10 के प्रिंसिपल मोहतरम मलिक फरहत अब्बास मेतला साहब के पास बैठा हुआ हूँ। ये 40 चक वो गांव है जो फाजल हुसैन रंधावा मरहूम के नाम से मौसूम है और उन्हीं की मेहनतों और शफ़क़तों का मंजर है। मैं जब अपनी किताब तारीख़ जहानिया लिख रहा था तो मुझे पता चला कि ये जब वो ज़िंदा थे तो गांव की गलियां, गांव के बाज़ार, दरख्त लगाना, सफाई का काम 6 मरतबा ये तहसील जहानिया में फर्स्ट आया और 3 मरतबा ज़िला खानेवाल में ये अपना फर्स्ट आया और बांग्लादेश की टीम, श्रीलंका की टीम और बहुत से और लोग यहाँ का मॉडल देखने के लिए आए कि कैसे इन्होंने इस गाँव को साफ किया है। तो इस एतबार से ये एक बड़ा अहम गाँव है जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ और मलिक साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे गाँवों के स्कूल में बैठे हैं जिसकी शोहरत हर जगह फैली हुई है। तो मोहतरम मलिक फरहत अब्बास मेतला साहब माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता है, एमफिल इंग्लिश हैं। पहले ये SC की सीट पे टीचर भर्ती हुए, लेकिन फिर इन्होंने डायरेक्ट इम्तहान पास किया और ये स्कूल के हेडमास्टर बन गए। तो पहला स्कूल जिसके बारे में हम मलिक साहब से पूछते हैं कि मलिक साहब वो जो SC उसकी एक अपनी अहमियत थी, लेकिन जब आप डायरेक्ट हेडमास्टर भर्ती हुए तो वो कौन सा स्कूल था और उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारी बात भी तक पहुँच सके। जिस तरह से आप बता चुके मेरे इंटरव्यू में कि पहली ज्वाइनिंग मेरी थी बतौर SC की थी गवर्नमेंट हाई स्कूल 123 सिलेक्शन हुई पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए बतौर हेडमास्टर। तो सबसे जो मुश्किल स्कूल जिसे कह रहे हैं कि तहसील के मुश्किल स्कूल, मुझे कहा जाने लगा कि आप किसी और इदारे में चले जाएँ तो यहाँ पे ना जाएँ, बड़ा मुश्किल है चलाना, ये वो आपके पास जॉब है बतौर हेड की तो मुश्किल होगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल 127 ये डबल इमारत है और कुछ अर्सा पहले सुना कि वहाँ का 100% रिजल्ट। मैंने पूछा कि बच्चे कितने हैं, कहते जी 3 बच्चे। तो तादाद बहुत थोड़ी थी और ये स्कूल के मसाइल रहे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो लेकिन कुछ अब आपकी मेहरबानी से आए वो स्कूल कायम है, अल्लाह उस इदारे को कायम रखे। तो इस साइज में मुझे जो वो पहली मरतबा बतौर इदारे के सरबराह के काम करने का मौका मिला। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी भी हैं। स्टाफ ने बहुत साथ दिया, कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया और बहुत सारी चीज़ें हमने ठीक भी की, पॉजिटिव की, जिसमें जो हमारे जो अफसरान बाला थे, CO साहब और DO साहब, हमारे शाह साहब थे, CM शाह साहब, उन्होंने बड़ा उसमें हमें मुझे सपोर्ट किया। हर मरहले पे कोई भी मुश्किल पेश आती तो हमारी रहनुमाई करते। इस तरह से फिर सिलसिला चलता रहा और फिर एक बार हमें 140 में भी तबादले का मौका मिल गया। 140 में फिर हमारे जो तैनाती होगी। अच्छा, तो 140 तैनात से आप वो 99 तैनात में कोई हेडमास्टर नहीं था तो 2 साल वहाँ आप इजाफी चार्ज भी आपके पास रहा जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप जब SC सीट पे आए थे तो उस वक्त तो क्लासें भी लेते होंगे कि अब भी क्लासें लेते हैं वक्त
بوقت ضرورت کلاس لے لی جاتی ہے، لیکن مشکل ہو جاتا ہے سر کہ کیونکہ کئی بار مجھے چونکہ ایسوسیشن کے ساتھ بھی تعلق ہے اور یہ بہت سارے مسائل ہیں، اگر کوئی سی صاحب کی طرف سے کوئی ٹاسک دے دیا جائے، کوئی اسائنمنٹ مل جاتی ہے تو اس ذمہ داری سے باہر جانا پڑتا ہے کہ اس میں بچوں کو پھر حرج ہوتا ہے، وہ ریگولیرٹی نہیں رہتی. تو کوشش کرتا ہوں اگر کوئی ٹیچر موجود نہیں ہوتا تو اس کی غیر موجودگی میں مجھے لے لیا جائے، ورنہ ریگولر میں کچھ کلاس دیتا ہے. اچھا، میری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی جب آپ ظفر اقبال صاحب پڑھنے کے لیے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ گئے. تو ظاہر ہے اچھا بچہ ہو، اچھا بیٹا ہو یا اچھا شاگرد ہو تو استاد بڑے فخر سے تعارف کرواتا ہے. تو انہوں نے بڑے فخر سے تعارف کروایا کہ یہ میرے شاگرد ہیں اور آج کل یہ 23 آپ کرتے ہیں اور 127 دن تو وہ پہلی ملاقات. اچھا تو ملک صاحب یہ انگلش ذرا مشکل کہتے ہیں زبان غیر ہے، لیکن آپ کو کیسی محسوس ہوئی کہ آپ نے انگلش کو ترجیح دی، ایم اے انگلش بھی کر لیا اور ایم فل بھی کر لیا؟ کیا آپ کو انگلش مشکل محسوس ہوئی یا آسان محسوس ہوئی؟ سر کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے سارے راستے موجود ہوتے ہیں اور زبان سیکھنی چاہیے، ادب سیکھنا چاہیے. جی. اور ہمیں جو شروع سے جو مجھے اساتذہ ملے ہیں سر محمد رفیق صاحب جو مجھے اس میں پڑھا رہے تھے، میری فرسٹ اسٹارٹ سے بات کروں پرائمری کے اساتذہ تھے، سر شفیق صاحب تھے، ہمارے سر جوید صاحب تھے، سر شاہد صاحب، تو انہوں نے بڑی ہیلپ کی انگلش کے حوالے سے خاص طور پر. اور پراپر انگلش جو ہم نے آ کے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو ہم نرسری کے بچوں کو انگلش پڑھا رہے ہوتے ہیں سر، پھر بھی ہمارے بچوں کو تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی. ہم نے جب انگلش پڑھی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں چھٹی میں آ کے انگلش پڑھانا ہم نے شروع کیا تھا. سر محمد رفیق صاحب ہیں، ایک چوتھی سنار کے آپ جانتے ہیں، بہت قابل اور بہت پاپولر. ان کی کلاس میں اتنی تعداد ہوتی تھی کہ بچوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جی ایسے ہی. تو والد صاحب کو خاصا رہا ہے کہ انہوں نے میرے لیے اسپیشل اساتذہ کے پاس مجھے انہوں نے بھیجا جو اسپیشل اساتذہ تھے جن کی قابلیت، جن کی محنت مشہور تھی. تو مڈل ایج سے میں 6 سے 8 تک میں سر کے پاس پڑھا، سر محمد رفیق صاحب کے پاس. تو ان کی جو بیس جو انہوں نے انگلش کی بنائی تھی وہ کریڈٹ ان کا جاتا. اس کے بعد پھر سر ظفر اقبال صاحب وہ انگلش پڑھاتے تھے، میں 9th-10th میں، انہوں نے بڑی ہیلپ کی. اس کے بعد اگر بات کر سکوں تو جو میرے انٹر کے ساتھ تھے سر شاہد اسماعیل صاحب، انہوں نے بڑی ہیلپ کی. اس کے بعد جی اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جو میجر کنٹریبیوشن جو مجھے باقی اساتذہ کا تو ہمیشہ سے رہا ہے، ان کی دعائیں، ان کی رہنمائی رہی ہے. اور اگر اس نوبت تک اس مقام تک لانے میں جو سب سے میجر رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ڈاکٹر ضیاء احمد ڈوگر صاحب نے، جو آج کل موجودہ پرنسپل ہیں سول اینڈ کالج ملتان کے. تو انہوں نے مجھے ماسٹرز میں بھی پڑھایا ہے انگلش کی رہنمائی کی ہے. اس کے بعد ایم فل بھی انہوں کی جو زیر نگرانی کی، تو اس میں انہوں نے کافی بھی رہنمائی کی. اس لیے مجھے کوئی خاص مشکل پیش آئی نہیں. اچھا، انگلش لٹریچر پڑھتے ہوئے جیسے ہم اردو لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں مزہ بھی آیا، کہانیاں، نظمیں، غزلیں، باقی چیزیں؟ دیکھیے نا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے شروع سے تھوڑا سا ادب سے لگاؤ رہا ہے، اور انگلش لٹریچر ہو یا اردو لٹریچر ہو، اس کو پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. جو کہ ہمیشہ سے وہ جو فکشن جسے آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس کو آپ جب بھی پڑھیں گے اس سے ایک الگ سی چاشنی جو آپ کو ملتی رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے الگ سے بات ہے کہ میں نے فیلڈ چونکہ لٹریچر کو چھوڑ کے میں نے لنگوسٹکس جو لی، مجھے پیور ایک لینگویج کے لیے ہے. تو بولتے جائیے. اچھا جی. تو پھر میں جو ایم فل میں نے کیا تھا وہ بیسیکلی میں نے لنگوسٹکس میں کیا. جی مجھے یاد آ گیا، میرے ایک دوست لکڑی یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کر رہے تھے تو ان کے استاد تھے پروفیسر مظہر سعید کاظمی مدد اللہ العالی. تو جب وہ کلاس میں آئے تو کچھ لڑکے مار گیا تھا، مولوی صاحب نے سر لیکچر لٹریچر کی پڑھانا ہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن اپنا ناول شروع کیا اور انہوں نے بڑے ٹیٹ فکرے، وہ لڑکے اور لڑکی محبت کا ذکر تھا. تو انہوں نے وہ الفاظ بولے کہ انہوں نے اس کو زور سے he valued her very tightly. تو پیچھے سے آواز آئی تھے رکھ
अब काम चलेगा, तो फिर वो अपना उनके साथ पूरी गपशप लगा दी करते थे। तो क्या आपको भी ऐसे लम्हात देखने या सुनने का मौका मिला जाता है? जी, मगर मैं कहूँ कि हमें भी खुशी नसीबी मिलती रही। गाय बगाई इंग्लिश लिटरेचर इस लिहाज से थोड़ा सा मशहूर भी है कि उसमें बहुत सारी बातें ऊपर लिखी गई हैं उसमें, लेकिन एक अदब की एक ये है कि अदब में आपको एक आज़ादी हासिल होती है कि हम माफी से पेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लेकिन हमारे साथ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया, जिसमें हमारे हालांकि हमारी को एजुकेशन है, जिसमें लड़के भी शामिल होते थे, लड़के भी शामिल होते थे, लेकिन हमारे साथ किसी को एम्बेरसमेंट किसी बच्चे को फील होने दी, ना किसी बच्चे को। ये साजा का खासा है। और अगर किसी से इंस्पायर हो इंग्लिश में तो खास तौर पर डॉक्टर ज़िया मडोगर साहब हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जी प्योर लेजेंड की तौर पर। बड़ी अच्छी बात है। तो जब आप पे प्रिंसिपलशिप की जिम्मेदारियां पड़ी तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? इदारे चलाने आसान हैं या मुश्किल हैं? मेरे ख्याल में तो जो जिस सीट पे बैठ जाता है उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। एक तो हर वक्त डाक आती जाती रहती है और वो हर वक्त तो कहते हैं रात हो या दिन हो डाक पहुँचनी चाहिए, ये बात। फिर 5% असातिज़ा ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं भी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ, असाजी अगर छुट्टी दे जाए दिमाग पड़ी है। हमारे यहाँ एक दिन एक उस्ताद ऐसे ही निकला था, हेडमास्टर ने पीछे एक आदमी को भेजा, तो वो मंडी में प्याज खरीदने में मशहूर था। तो वो जब वापस आया तो उन्होंने कहा कि आप मंडी में जनाजा पढ़ के आए हैं? तो कहते नहीं, मैं वापसी से चक्कर मार के आ गया। तो ये 5% असातिज़ा ऐसे होते हैं जो मेरी नज़र में तवज्जो से नहीं पढ़ाते, वरना सारे असातिज़ा मॉडल स्कूल में माशाल्लाह बेशतर असातिज़ा ऐसे हैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो SOPs हैं उसका भी ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये जिम्मेदारियाँ तो आपने बड़े अहसन अंदाज में पूरी की। वो जो दूसरे तीसरे या डेली मीटिंग जो होती हैं वो बाद दफ़ा 12 बजे शुरू होती हैं और रात 10 बजे तक जाएंगे। मसाइल तो देंगे, बहुत से घर के काम, बहुत से दोस्तों के काम, बहुत से और, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप घर के काम को और स्कूल के काम को? मसाइल तो होते हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कि आपको अपनी जॉब भी देखनी है, आपने चलाने वाला के साथ करने ताल्लुक भी देखना है, आपने एसोसिएशन के काम भी चलाने हैं, आपने घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है, और ये कि वालिद साहब की वफ़ात के बाद चूँकि जिम्मेदारी और बढ़ गई तो उनको भी निभाना होता है। तो कोशिश करता हूँ कि ये जो सिलसिले चलते रहें और अच्छे तरीके से निभाता रहूँ। मुश्किल पेश आती है, लेकिन ये कि उसको मैनेज करता हूँ। आप 9910 हाई स्कूल में 2 साल इजाफी चार्ज आपके पास रहा, तो मुझे खुशी है कि वो मेरा मादरी मैंने 1984 में वहाँ से फ्रेंडशिप की, तो मेरे भाई भी वहीं पढ़े और वो स्कूल बहुत अजीज है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही जो कभी होती थी। तो आप यहाँ से अब इस्लामिया स्कूल जहानिया तबादला जी ऐसे। अच्छा, तो चल चलाओ है उधर, किसी भी वक्त आप उधर जा सकते हैं? जी, ऑर्डर जनरेट होने वाले हैं, आज हो सकते हैं, कल हो सकते हैं। अच्छा, तो ये सियासत का चस्का आपको कब से पड़ा, या आपको किसी मेहरबान ने धक्का दे दिया कि आप इधर आ जाए? सियासत का चस्का तो मुझे तो नहीं था, कहता नहीं था। अच्छा, लेकिन ये वो आपकी ज़माने के किसी मेहरबान ने ये मेहरबानी कर दी मुझे मुझ पर। तो उन्होंने मुझे मार इशफाक इसरा साहब और हमारे तहसील जहानिया के रो उमर यार साहब, जब रो साहब यहाँ पे थे गवर्नमेंट हाई स्कूल अली शेरवान में, तो ये उनकी है मेहरबानी को उन्होंने मेरी तरफ लिया है। और एक मेरे साथ भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी शफकत करते हैं मेरे ऊपर, तो उनकी मेहरबानी से उन्होंने फिर मुझे तरफ ले गया। तो मैं मार इशफाक इसरा साहब जब वो सदर थे तो मैं बतौर सीनियर नायब सदर के साथ काम करता था। और उसके बाद फिर ये जो उन्होंने मुझे कहा कि आप सदारत का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, तो ज़िला खानवाल की तारीख में पहली बार ये इलेक्शन हुआ था, आपको आप जानते इस चीज़ को। 2021 और 23 के जो सेशन था, तो पहली बार हेडमास्टर एसोसिएशन का, हेडमास्टर प्रिंसिपल एसोसिएशन का एक
باقاعدہ اور باضابطہ الیکشن کانٹیسٹ ہوا جس میں ووٹ پڑے جی اور ووٹ کاسٹنگ ہوئی اور جس میں الحمدللہ اللہ پاک نے اور دوستوں کی مہربانی سے کامیابی ملی تھی. ہمارا اسرار بڑے عظیم آدمی 2006 میں جب وہ SES کی طرف سے صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت وہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول خانوال میں سائنس ٹیچر تھے. تو جب وہ اسلامیہ اسکول میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے تو ان کا قد کاٹ اور چہرے کی چمک دیکھ کے دل نے کہا کہ یہ شخص ضرور کامیاب ہوگا. وہ واضح کامیابی سے جیتے اور واقعی انہوں نے کام بھی بہت کی. جی بے شک ان کے چہرے پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ تیرتی رہتی ہے, کھیلتی رہتی ہے اور وہ تیش میں نہیں آتے. بڑے تحمل سے وہ اپنے دوستوں بشیر قمر صاحب اور دیگر دوستوں کے ساتھ دفاتر میں جاتے ہیں. لیاقت صاحب جی بلکہ لیاقت صاحب اللہ نے میری کرامت کرے تو وہ اپنا جا کے بیٹھ جاتے اور حوصلے کے ساتھ بڑے میٹھے انداز میں بات سمجھاتے اور کام کرواتے باہر آ جاتے. ابھی ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہی سلسلہ ہے. مجھے ناچیز سے بھی ان کا قادری صاحب اور دیگر دوستوں کو جیسے تعلق قائم ہوا تو وہ خوشی کبھی کے گاؤں بھی ہمارے آیا جائے کرتے تھے اور میں بھی ان کو جاتا رہا. اور جب یہ آپ کامیاب ہوا تو میں نے انہیں مبارکباد دی کہ آپ کا گروپ ماشاءاللہ جیت گیا. تو کہنے لگے کہ بس جی یہ سمجھیں کہ انڈر-19 میں نے سلیکٹ کر کے آگے بھیجی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب بھی دی. باقی ہمارا دس شفقت ان کے ہاتھ کے ساتھ تو واقعی یہ ان کی محبتیں ہیں. ملک امیر صاحب ہیں جنہوں نے خلوص کے ساتھ کام کیا اور ٹیچر اور اساتذہ کے درمیان پل کا کردار ادا. بے شک سر میں اس میں آپ کی بات کو اور تھوڑا اس کے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مارش پاکستان صاحب اور ملک امیر صاحب کی دونوں شخصیات تھیں جو فاروق سلیم صاحب اور باقی سارے احباب جنہوں نے مطلب ہے کہ ہمارے خوب رحمت کرتی اور ہر طرح سے ہمارے ساتھ چلے, ہمیں بتاتے رہے گاہے بگاہے. اور ایون کہ جب میں الیکشن جیت گیا مجھے پتہ تھا کہ کن دوستوں نے مجھے ووٹ نہیں بھی کیا تو مجھے وہ انہوں نے بڑے پیار سے بتایا کہ آپ سب کے صدر ہیں, آپ نے سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے سب کو لیڈ کرنا ہے, آپ نے سب کے کام آنا ہے, آپ نے سب کی ہیلپ کرنی ہے. تو یہ خاصا ان پیارے بندوں کا ان اچھے بندوں کا ہے اور اسی وجہ سے ہی آج تک وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں, دوستوں کے کام آتے رہتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ انہیں صحت سلامتی دے. اس میں ایک چیز اور بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ضلع میں ہیڈ ماسٹرز اینڈ پرنسپل ایسوسیشن کا جو ایک باقاعدہ جو آئین بنایا گیا پہلی بار, حالانکہ آئین کسی اور ڈسٹرکٹ میں میرے نہیں گھر میں موجود ہوتا, لیکن اس آئین کو بنانے میں جہاں پہ باقی احباب کا کام جو ہے وہ کردار بخوبی سبھی جانتے ہیں کردار رہا ہے, اس میں جو سید محمود رضوی شاہ صاحب کا جو کردار ہے وہ قابل تقلید اور قابل ذکر ہے. بڑے دینی مزاج کے آدمی کہتے ہیں کہ جو پھلدار درخت ہے وہ جھکا ہوا اور واقعی ان میں آج بھی ان میں محبت. واسف علی واسف کا قول ہے کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہوتا ہے, اور شاہ صاحب کی یہ صفت ہے کہ وہ درویش آدمی اور انہوں نے ہمیں نا اگر اس صحیح معنوں میں ایسوسیشن کو بنانے میں, ایسوسیشن کا آئین بنانے میں اور یہ من کے ایسوسیشن پہلے تو جو کہ ہم کہہ رہے تھے نا چلے آج آپ صدر بن جاتے ہیں, آپ فلاں چیز بن جائیں, فلاں چیز بن جائیں, اس کو ووٹنگ تک لانے میں اور یعنی باضابطہ ووٹنگ ہو, اس کی ووٹ کاسٹ ہو, یہ سہرا سید محمود رضوی شاہ صاحب کے سر جاتا ہے جنہوں نے اس چیز کو اس حد تک میں پہنچایا اور ہماری رہنمائی بھی کی. وہ اپنا محمود نبی صاحب سے یاد آیا ان کی شخصیت کو دیکھ کے, اور واصف علی واصف کا آپ ذکر کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک ان کا وہ یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں عمارتوں کا روبداب شخصیات کے دم قدم سے ہوتا ہے. وہ بڑے دفتر میں بیٹھے واقعی افسر محسوس ہوتے تھے, لیکن وہ عام آدمی کو یہی محسوس ہوتا کہ یہ سب سے میرے ہی قریب. آپ سمجھتے کہ یہ میرے بہت قریب. میں گیا اتنے میٹھے انداز سے پیش آیا کہ میرے دل میں گھر کر لیا کہ میرے ساتھ بہت قریب ہے. جہانیہ سے ہمارے غلام یاسین قادر صاحب ہیں, سیف العدل صاحب ہیں, آپ ہیں, ملک بشیر صاحب ہیں, یہ سارا گروپ جب جاتا تو وہاں یوں کہہ کے گونج رہے ہوتے
जैसे कि सिंगर में जी ऐसे ही तो आपके साथ तो उनका खुसूसी ताल्लुक है, यहाँ भी वो बड़ी बहुत दफ़ा यहाँ आए जी और जब भी कभी दौरा होता तो वो सोमवार को मुल्तान से निकलते यहाँ जी और यहाँ पर आपको साथ लेके जी बाकी ऐसे देखिए ख़ास मोहब्बत है उनकी आपसे और आप भी उनके लिए खुसूसी वक्त निकालते हैं। मोहब्बत दो तरफा जज्बा है, जी दुरुस्त ये वो कहते ताली एक हाथ से नहीं होती। आप उनके लिए हालत है और वो आपके लिए अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो अच्छा, इस आप प्रिंसिपल एसोसिएशन और हेडमास्टर एसोसिएशन के सदर है, तो इस अरसे में आपने कौन कौन से काम किए? मोटे मोटे जो काम है वो गिनवाइए ज़रा। शाह साहब, बेसिकली हमारे एसोसिएशन का काम या हम जब एसोसिएशन बनाते हैं, जब एसोसिएशन बन जाती है तो उसका बेसिक मकसद तो यही होता है ना कि हमने अफसरान बाला के और अपने असातिज़ा के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं और हमने वो कोशिश की है कि हम वो ब्रिज का काम करते रहें ताकि ना हमारे असातिज़ा को कोई तंगी हो, ना हमारे अफसरान बाला को किसी जगह पे कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो उस सिलसिले में हमारे असातिज़ा को कोई भी जो मसाइल दरपेश होते थे तो अफसरान बाला की वो उसके जाके उन मसाइल को हल करवाना और ख़ास तौर पर हमारे असातिज़ा को कोई रिलीफ दिलवाना हो किसी भी हवाले से, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है डाक के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से, तो उस सिलसिले में जो हमारे सी ओ साहब हैं, हमारे महताब मुल्का साहब, बड़ी मुशक्क़त करते रहे हैं। श्री महमूद नबी साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी रहे हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की हमारे सिलसिले में, यानी असातिज़ा के मसाइल हल करने में। एक तो हमने इसको जो हमारा खुसूसी फोकस रहा है उस पर रहा है। दूसरा हमारा चूँकि एक काम होता था स्पोर्ट्स करवाना, खेलों के इनकाद करवाना, तो उस सिलसिले में शाह साहब ने पहली बार जो मैंने कोशिश की थी अपनी टीम के साथ मिलकर कि हमने तमाम तहसीलों को हमने इसमें ओनरशिप दी। पहले ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट खाने वाली या चूँकि एक सदर मकाम है तो वहाँ पे ही सारे मुकाबलेजात हम करवा लेते थे, लेकिन इस बार हमने ये किया था कि हमने चारों तहसीलों में मुख्तलिफ गेम्स उनको ओनरशिप दे दी कि जिस तरह से झाने के हिस्से में क्रिकेट और जो फुटबॉल और एक दो चीज़ें और आई। इस तरह अच्छी तरह याद है कि असातिज़ा भी किट पहने हुए थे और सनाउल्लाह साहब भी किट पहने हुए थे और कह रहे थे कि देखो मैं बूढ़ा हूँ, सबसे बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं भी मैदान में आया। तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो वाकई अच्छे इवेंट्स थे जो आपने मुनक़िद करवाए। अच्छा मलिक साहब, आजकल वो लीव इन कैशमेंट और दीगर जो मामला हैं वो लटके हुए हैं। सुना है कि 5 जून 2023 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको लीव इन कैशमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले टीवी पर एक वकील, उनका चैनल है, वो कह रहे थे उसूली तौर पे जब एक आदमी को मुलाजमत मिलती है तो जो SOP उस वक्त होते हैं और उसको बताए जाते हैं वो उसका राइट बनता है कि वो उसको दिए जाए। तो चूँकि जब आपको मुलाजमत मिली थी आज 25-30 साल पहले, उस वक्त लीव इन कैशमेंट का सिलसिला था, तो अब हाई कोर्ट में रिट या आप करें और हम भी कर रहे हैं और उसकी पैर भी करेंगे। और कल मुझे पता चला कि जहानिया में जो मेरे साथ या मुझसे ज़रा पहले गुलाम यासिन कादिर साहब हैं, राना रशीद साहब हैं, अनवर साहब हैं, 138 तेलार वाले, उनके बिल बने हैं और वो मुझे कह रहे थे कि आप भी बिल बनवाएंगे, वो करते हैं और साथ साथ कुछ आपके पास भी ताज़ा मालूमात है इसके बारे में? शासक, अभी तो ये फैसला हो रहा है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी तरफ से ज्वाइनिंग से जो तय थी जी उनको वैसे उसी हिसाब से वो लीव इंगेजमेंट दे दें जी। इस सिलसिले में हमारे कुछ एसोसिएशन हैं, मुझसे पंजाब लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, डिवीजन लेवल की, तो वो काम कर रही हैं। उसके बाद ये कि जो फर्स्ट जो करंट ज्वाइनिंग होगी या जिससे फ्रेश ज्वाइनिंग आप कह रहे हैं वो होगी, उसमें वो कह रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने जा रहे हैं, उसमें कुछ तब्दीली आ रही है। लेकिन जब आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो पहले हो चुकी है वो सारी चीज़ें अच्छा, हमारे वो क्लर्क हैं बाबू नवीद, वो मुझे वो दिखा रहे थे कि ये देखिए 5 जून 2023 से लेके बाद के जो है ये आप लोग, मैंने कहा पहले तो मुझे कल सर बता रहे थे कि इनिशियल बेसिक पे आपको मिलेगी, तो ये इनिशियल बेसिक
28,778 थी, तो वो कहते हैं इस पर आपको 3 लाख या 3 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये कह रहे थे कि आपको बिल्कुल नहीं, लेकिन कल बिल बन रहे थे, बिल बन रहे हैं अभी। तो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, अच्छी की उम्मीद है और जी। अच्छा होगा। अच्छा मलिक साहब, आप इस स्कूल को चला रहे हैं, तो यहाँ कमरे कितने हैं टोटल आपके स्कूल में? सर 12 कमरे टोटल ऑफिस में। ऑफिस में, और ये कितना एरिया है स्कूल का? तकरीबन ये जो हमारा यहाँ पे है तकरीबन 16 का नाम 16 और 12 में और स्टाफ कितना है टोटल? 25 का। सीटें को खाली भी है? सीटें फिल्ड होगी, अब उसमें दो हमारे पास खाली थी, उसमें जो ट्रांसफ़र होगी 2 साल। अच्छा, और तलबा की तादाद तकरीबन 555 है। 555। और ये अपना मिडिल से के कितने हैं और हाई से के कितने हैं? 225 है। अच्छा, चले खैर अपना। अच्छा ये अपना नहीं कोई अच्छा, तो वो अपना ये सेंटर भी है, इम्तहानी सेंटर भी है जी। इस स्कूल को ना इम्तिहानी सेंटर भी बनाया गया है मुल्तान बोर्ड की तरफ से, जिसमें जो करीबी गांव हैं हमारे उनको ये सहूलत होती है। और ये के साथ में हमारे स्कूल को प्रैक्टिकल के दर्जे भी दिए गए, हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं एनुअल एग्जाम्स में जी। कोशिश ये की कि हमने जो स्कूल के जो इलाके वाले जो लोग हैं उनको सहूलत हो, बच्चों को तो उसकी वजह से हमारे जो इन्वॉल्वमेंट में काफ़ी सारा। अच्छा, आजकल तो सेंटर चलाने भी बड़े मुश्किल हो गए हैं। जत्थों के जत्थे आते हैं सिफारिश के लिए कि सर जी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ज़रा इनसे कहिए कि हाथ वाला रखिए। तो आपको भी ऐसे मसाइल का सामना है? सर मसाइल का सामना तो हर एक को होता है, तो कुछ लेकिन उन मसाइल को डील किया जाता है। लेकिन मैं सर कोशिश ये करता हूँ कि हम बतौर रेजिडेंट इंस्पेक्टर के मैं वहाँ पे इंटरव्यू ना ही करूँ, क्योंकि मेरा काम है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना और उनको स्मूथ रनिंग देना और उनके लिए आसानी पैदा करना। हकीकत है कि हर जगह पे अब तो पहले कहते थे 9th और 10th के इम्तहान जो है ये काफ़ी फेयर होते हैं, मुदाखलत नहीं होती। अब तो हर जगह पे इतनी मुदाखलत होती है, इतनी कोशिशें की जाती हैं। मेरा बेटा अब तो माशाल्लाह वो BS नफ्सियात करके MPhil के लिए अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी में। और जब 10वीं के पेपर दे रहा था इस्लामिया स्कूल में, तो मैं उसको छोड़ने के लिए गया। पहला ही पेपर था और मेरा दोस्त वहाँ नजर आ रहा था। शाह जी हेल्प भी करनी है, मैं कि नहीं ये वैसे ही माशाल्लाह अच्छे नंबर ला जाए तुम्हें रहने देना। मैं तो वैसे भी किमें हेल्प बिल्कुल 100 तरीके मैं कि अगर ये आलू से पीछे करके खलो जाऊँगा जब 10 मिनट रहे इन कहूँगा तो दबी जा, तो बाकी कहूँगा छेती करो टाइम थोड़ा लगेगा टाइम थोड़ा। मैं क्या खुदा वास्ते अपना पेपर कर लिया, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तो नहीं, उसको 931 नंबर लेके पास हो गया। तो ऐसा होता है हर जगह। तो मैंने सुना था कि 40 चट पर बड़ा दबाव होता है आप पर कि आप तो शेयर जितने पावरफुल हैं, आप प्रिंसिपल एसोसिएशन और मास्टर एसोसिएशन के रहे हैं, तो आपके साथ से ताल्लुकात हैं बोर्ड वालों के साथ भी, तो आप हमारे बच्चों के लिए खुसूसी रियायत का बंदोबस्त करें। तो ऐसी अफवाहें सुनने में आती, पता नहीं हकीकत है कि अफवाहें आपकी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोगों का काम है ना फ़ाइल फैलाना, लेकिन अगर मेरे सब अफसरान बाला के साथ अगर अच्छे मरासम हैं तो मुझे अपनी इज़्ज़त के साथ साथ उनकी इज़्ज़त के भी काम करना है। और क्योंकि अगर मुल्तान चेयरमैन बोर्ड के साथ अगर मेरे ताल्लुकात हैं, या अगर मैं बतौर इदारा सरबराह की बात करूँ, तो मुझे अपने स्कूल को बड़े बदनामी क्यों लूँ। और मैं अक्सर बात करता हूँ कि स्कूल आपके घर की तरह होता है और कोई अपने घर के ऊपर बदनामी नहीं ले सकता, ना कि मैं इस बात की इजाज़त दूँगा किसी को मेरे घर। लोग बातें करते हैं, लेकिन सर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ, जिसमें मेरी इज़्ज़त भी बरकरार रहे, मेरे इदारे की भी बरकरार रहे, मेरे अफसरान की भी इज़्ज़त जो है बरकरार है। जो पिछला इम्तहान हुआ मैट्रिक का, एक उस्ताद अपने बेटे की हेल्प कर रहा था, उसको मारूती हल करवा के दे दिया, उसको बाकी चीज़ें, तो वो बोर्ड में शिकायत चली गई और बोर्ड के चेयरमैन को बता भी दिया गया कि वो इस तरह का आदमी है, इस तरह का उसने कोट पहना हुआ है और वो न्यूज़ पेपर शुरू होते हैं 5 मिनट के बाद आता है।
बोर्ड के चेयरमैन आगे खड़े हो गए और इतने में वो वही कोट पहन के वहाँ आए तो चेयरमैन साहब ने उनको रोक लिया कि आपका फलां नाम है कि जी। तो वो कहते हैं कि फलां तो में आपका बेटा बैठा हुआ है, आप ले लिए उसकी मदद करते हैं कि आपको खुदा का खौफ भी नहीं है। तो कहने लगे कि नहीं नहीं मैं तो वैसे ही आया है। उन्होंने कहा आप यहीं खड़े रहे। गए जाके उसके बेटे को पकड़ा और बिल्कुल पकड़ी और कहने लगे ये आप खुद देख ही गए थे। तो कहने लगा नहीं नहीं मैं तो वैसे चक्कर लगाने आया था और ये और उसके बेटे ने फिर पोजीशन भी हासिल की और एक इदारे की तरफ से। तो क्या फ़ायदा ऐसे ही बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे शाह साहब, क्योंकि बच्चों के इम्तिहान उनकी जायज़ा लेना है कि कौन सा बच्चा किस कैपेबल है और किसने कितनी मेहनत की है। तो ये बच्चों के साथ ज़्यादती है, अगर हम किसी बच्चे के अनफेयर मीन से उनकी हेल्प कर रहे हैं तो ये ज़्यादती होगी उन बच्चों के साथ जो पूरी मेहनत से सारा साल पढ़ते हैं। जी अच्छा, बहुत सी बातें हो गई। तो आपका सोहरवर्दी साहब से बहुत करीबी तरह है, आप उसके मुरीदाने बाबा में शामिल हैं और ये नात का जो सिलसिला ये भी आपको वहीं से मिला। तो आप बहुत अच्छे अंदाज में नात पढ़ते हैं। तो क्या स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में भी आप नातें पढ़ते रहे? जी शाह साहब, ये किबला से फसीह सरूरी शाह साहब की निस्बत का ही फैज़ है कि नाज से जो लगाव है जी। और अगर मैं बात करूँ तो ये लगाव कैसे पैदा हुआ, अगर साथ शुरू से बात करूँ जब मैं स्कूल से कॉलेज पढ़ के जाता था तो हमारे घर में किबला शाह साहब की नातें चल रही जी। तो वो ज़ौक़ जो वालिदैन में था ये सुनने में शौक़ नातों का तो मेरे अंदर भी आया। जी। फिर स्कूल लेवल पे पढ़ता रहा मैं और जब हमारी मतलब जॉब हुई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में या जब जॉब हो गई उसके बाद भी नातों का सिलसिला चलता रही। लेकिन फिर मैं अपने इदारे में हर साल फिर हम लोग जो वो नात का एक बाकायदा इवेंट रखते हैं जिसमें हम अपने अफसरान वालों को भी बुलाते हैं और एक किसी नामा नात खान को भी बुलाते हैं, बच्चों के जो माबैन मुकाबला जात भी करवाते हैं। तो ये शाह साहब की बदौलत ही है कि हम जो नातों का जो शौक़ है तो हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे क़ारीन के लिए किसी ज़रा बुलंद आवाज़ से एक नात जी सर कह दीजिए ताकि हम भी सुने और हमारे नाज़रीन जी मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिके ईनो आ, वो रसूले ज़मां वो कहाँ मैं कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात व ममात, वो हकीकत में अफसाना दास्तां, उनका मैं मदहा खां वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां वो कहाँ मैं कहाँ। मित्र साहब, बहुत बातें हो चुकी। अब आखिरी सवाल आपसे, आप अपने वालिद मरहूम का जिक्र कर रहे थे, मुझे भी वो लम्हात याद हैं
میں جنازے میں تو شریک نہ ہو سکا، البتہ قربانی کے لیے جب آپ لوگ بیٹھے تھے تو میں، قاضی صاحب، منتظر صاحب، رانا داؤد صاحب، شبیر صاحب اور وہاں موجود تھے. تو والدین کا سایہ سر پہ ہو تو انسان بڑے حوصلے میں ہوتا ہے. باپ اتنا کہتے کہ ابھی میں ہوں بیٹا. تو شاعر کا ایک شعر ہے کہ باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں، ان کے سائے میں وقت ہوتے ہیں، ان کے لہجے کی بات مت کیجیے، یہ بظاہر پرست ہوتے ہیں. بچوں کو سدھارنے کے لیے تھوڑی سی ماں پیار کرتی ہے، باپ تھوڑی سی سختی کرتا ہے. اور محمد بخش کا بھی ایک ایسا ہی شعر ہے، باپ مرے سر ننگا تھا، ویر مرے کن خالی، ماما باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی. تو باپ کی وفات آپ نے کون کو لے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی وفات کے بعد آپ نے کیا فیل کیا اور کیسے آپ نے اس کو اکاموڈیٹ کیا خاندانی معاملات کو، دیگر معاملات کو، گریز معاملات کو؟ مشکل ہوتی ہے شاہ صاحب. سر مشکل تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا والد صاحب کے ساتھ جو تعلق تھا، میرے والد صاحب بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے، میں ان سے شیئر بھی کرتا تھا اپنے سارے جو مسائل تھے. لیکن اب جب چونکہ چھوٹا بھائی بھی باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے تو مشکل پیش آتی ہے، اکیلا فیل کرتا ہوں. اور کبھی جب آپ کو جیسا کا فرما رہے تھے کہ باپ اتنے کہہ دیتے ہیں نا کہ میں بیٹھا ہوں، تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب یہ کہنے کو کوئی نہیں. تو وہ جو کمی ہے وہ والد صاحب کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد میرے والد صاحب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اور مضبوط تھا اور گہرا تھا. اور میرے ساتھ جو ان کی شفقت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور میرے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی یہ میری دوستانہ ماحول سے رہتے تھے. ساری باتیں شیئر ہوتی تھی، ساری میں ان سے پریشانیاں اپنی ان سے ڈسکس کرتا تھا. تو اب مشکل ہوتی ہے، اور یہ کہ خاندان میں آپ نے ہر جگہ پہ پہنچنا ہے، جو کردار ان کا تھا میں وہ نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. جن میں اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ ان کے لیول پہ پہنچنا میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے. وہ جو باپ کا کردار ہے تو باپ ہی بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. تو بس ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں بھی خاندان میں بھی کوشش کرتا ہوں ان کے دوستوں کے ساتھ ہوں، ان کے دوستوں کے کام آیا جائے، ان کے دوستوں کو وہ عزت، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو، کیونکہ میرا بھی خاندان ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کا نام نیچا نہ کریں. بڑی اچھی بات ہے. تو ملک صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں بتائی جو میرے لیے بھی نہیں تھیں اور یقیناً چھوٹے والوں کے لیے بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے آتی کی زندگی گزارنا آپ کو دعا. بہت شکریہ سر. آپ نے چھوٹی عمر میں بہت کچھ حاصل کر لیا اور محکمہ تعلیم میں آپ کی دور دور تک پہچان ہے اور شاہ صاحب کے ساتھ تعلق کے ایک ضرب المثل اور چھوٹی عمر میں اتنی ترقی کر دینا خدا تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں رانا راؤ شمشاد علی صاحب ہیں، ناصر عزیز چودھری صاحب ہیں، آپ ہیں اور بہت دوست ہیں، ملک حسین یتیمہ صاحب، انہوں نے جوانی میں عروج حاصل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی میں مزید کامیابیوں سے نوازے اور آپ اسی طرح ہنستے مسکراتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے گزارتے رہے. والسلام. اور شکریہ شاہ صاحب آپ کا تشریف لائے. اور یہ میں خاص طور پر ذکر کروں گا کہ یہ پنتر پاک کی عنایت ہی ہے کہ جو اس مقام پر پہنچے اور اعلیٰ رسول کا جو نظر کرم جنہیں ساتھ میں جو تعلق ہے. شاہ صاحب کا بڑا پان ہے، آپ ذکر کریں گے شاہ صاحب کا کہ میرے ان کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ ان کے جیسے شفقت ہی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ساتھ رہا ہوں. اور آپ اعلیٰ رسول ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اعلیٰ رسول کی نظر کرم ہی ہے کہ جو میں اس مقام پر